नमस्ते। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्लासेस को हम आगे बढ़ा चुके हैं और 8वां चैप्टर हमने शुरू कर दिया है। कल्याणवादी अर्थशास्त्र वेलफेयर इकोनॉमिक्स नामक एक चैप्टर है, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने उसका हिस्ट्री देखा, मीनिंग देखी और साथ साथ डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव्स देखा। इस वीडियो में हम कल्याणवादी अर्थशास्त्र के कुछ सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको देखेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, कल्याणवादी जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राचीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र यानी ओल्ड वेलफेयर इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल। दूसरा है नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र के सिद्धांत न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स। और तीसरा है सामाजिक कल्याण फलन यानी द सोशल वेलफेयर फंक्शन। इस वीडियो में हम पहले प्राचीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं उनके 2 सिद्धांत देखेंगे। कौन कौन से 2 सिद्धांत हैं? एक है वणिकवाद में कल्याणवादी अर्थशास्त्र कैसा था, उनका क्या मानना था, उनके क्या अपने सिद्धांत थे। और दूसरा पढ़ेंगे प्रतिष्ठित संप्रदाय में कल्याणवादी अर्थशास्त्र यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स इन क्लासिकल स्कूल। उसके बाद हम बात करेंगे जो मार्शल और पिगो ने दिया था, जिसको 9 प्रतिष्ठित संप्रदाय में कल्याणवादी अर्थशास्त्र बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नवीन पे चले जाएंगे, आप जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र कैसा था। उसमें 2 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहले वणिकवाद में कल्याणवादी अर्थशास्त्र कैसा था, इस पर बात करते हैं। वेलफेयर इकोनॉमिक्स अंडर मर्केंटिलिज्म, ठीक है। वणिकवाद का मतलब आप समझते हैं कि आप समझिए ऐसे जो व्यापार करना चाहते हैं, ठीक है, मर्केंटाइल टाइप के हैं, समझ गए, जो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहते हैं व्यापार के माध्यम से, ऐसा आप समझिए सिंपल लॉजिक में, ठीक है। फिर आप आगे बढ़िएगा तो समझ जाएंगे। देखिए, वणिकवाद अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र का आधार आर्थिक कल्याण था। अब लोग ऐसा भैया कहते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ ऐसा मुझे कहीं भी नहीं लगा। क्यों? अभी हम एक इसका रीज़न भी बताएंगे, इसमें लिखा हुआ भी है। क्योंकि जो व्यक्ति या फिर जो राष्ट्र केवल पैसे के पीछे भागता है ना, वहाँ पर आप ये समझ लीजिए वेलफेयर कैसे आ सकता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वहाँ के लोग ही शक्तिशाली बन जाते हैं, ठीक है, और दूसरे को सताना शुरू करते हैं। जैसे आप जानते हैं, एक सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा एक उदाहरण एक देश का है, उसका नाम है ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड का, ठीक है। क्योंकि उसने हर जगह जाके शासन किया। वो पहले मजबूत हुआ, पैसों के पीछे भागा, इतना पैसों के पीछे भागा कि लोगों के ऊपर जाके आप देखेंगे ना कभी भी कि कितने देशों ने किस देशों पर राज किया, जब उसको देखेंगे ना तो इंग्लैंड की कॉलोनी इतनी ज़्यादा मिलेंगी ना, तो आप देख के घबरा जाएंगे। हर जगह लाल लाल या जिस कलर से उसको दिखाया जाएगा ना वैसा आपको दिखेगा, ठीक है। आर्थिक कल्याण की कल्पना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कोरी कल्पना है यहाँ पर जो कह रहा है ना, लेकिन फिर भी चलो अब ये कह रहा है तो थोड़ा सा मानना पड़ेगा, वरना एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उस समय ऐसी आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जा रहा था जिससे देश का निर्यात बढ़े और आयात घटे। अब वहाँ पर ये लोग हाँ ये जरूर कर रहे थे कि ऐसी चीज़ कर रहे थे कि उनसे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात हो। अब जब निर्यात करेंगे तो सामान बेचेंगे तो पैसा आपके पास आएगा, ठीक है, और आयात घटे, हम सामान कम से कम मंगाए, ठीक है। लेकिन ये इनको बाद में दिक्कत भी कर गई। कैसे कर गई भाई? आप किसी को आप सामान बार बार बेच रहे हैं, ठीक है, किसी भी देशों को, हर देश को बेच रहे हैं, मंगा कुछ नहीं रहे हैं, तो वो चिढ़ जाएगा ना आपके ऊपर, भाई हम सब खरीद रहे हैं, हमारा पैसा तुम्हारे देश में जा रहा है, तुम कुछ खरीद नहीं रहे हो, है ना, तुम्हारा पैसा बाहर आ नहीं रहा है, तुम मजबूत होते जा रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से भी बाद में ये फेल हो गया था। जब हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर इनके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। ट्रेड ऑफ इंडिया जब हम देखते हैं, ठीक है, ट्रेड ऑफ इंडिया आई थिंक हम लोग बीकॉम में पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने देखा था जो सिद्धांत बहुत सारे थे, ठीक है। खैर उसकी बात की है। यहाँ पर देख लीजिए, ये निर्यात बहुत करना चाहते थे और आयात बहुत कम करना चाहते थे। निर्यात बहुत ज़्यादा करना चाहते थे, आयात बहुत कम करना चाहते थे, इससे उनको ज़्यादा फायदा था, ठीक है। अब देखते हैं, वणिकवादी विदेशी व्यापार को अधिक महत्व देते थे। विदेशी व्यापार को अधिक महत्व देते थे क्योंकि इससे देश में विदेश से अधिक सोना आता था और चांदी प्राप्त हो सकती थी, ठीक है। क्योंकि पहले आप जानते हैं सोना चांदी का बहुत महत्व था और ये कुछ आप जानते हैं मुद्राओं के रूप में यूज़ होता था, इस वजह से भी महत्व था। आज तो नोट की वाली हो गई, हालांकि इसके पीछे सोना रखा जाता है, वो अलग बात है, सिक्योरिटीज़ रखी जाती है, लेकिन आज चलन में गिलेट के सिक्के हैं, नोट हैं। पहले सोना चांदी ज़्यादा हुआ करता था यूज़ में, ठीक है। साथ ही इससे राष्ट्र में आर्थिक समृद्धि लाई जा सकती थी, इनका कहना था। लेकिन वणिकवादी अर्थशास्त्र में कल्याण को बढ़ाने के जो तौर तरीके अपनाए जा रहे थे उससे कल्याण यानी वेलफेयर सीमित हो गया था। क्यों? समझिए, जिन लोगों का कल्याण होना चाहिए था, जो गरीब थे, कमजोर थे, उनका ना हो करके शक्तिशाली राष्ट्रों व शक्तिशाली व्यक्तियों का ही कल्याण होने लगा था। और जानते हैं फिर लोग जब कच्चे माल की ज़रूरत आई तो वो लोग विदेशों को ढूंढना शुरू कर दिया, नए नए देशों को ढूंढना शुरू कर दिया,
नई नई ज़मीनों को ढूंढना शुरू कर दिया जहाँ से कच्चा माल उगाया जा सके या तो मार के उनको लाया जा सके। इसी राह में आप जानते हैं भारत भी फंसा था, ठीक है। वास्को द गामा आया और ये सारी कहानी हुई, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कितना कच्चा माल हमारे भारत देश से जाता था आप जानते हैं। किंतु फिर भी लोग मानते हैं कि उस समय आर्थिक कल्याण की स्थिति जो कि वर्तमान समय से थोड़ी सी भिन्न थी। उनके कहने का मतलब है आर्थिक कल्याण उस समय था, वणिकवादी जो अर्थ उस समय जो युग था ना, आप कह सकते हैं वणिकवादी जो युग उस समय था। क्या था? कल्याणवादी अर्थशास्त्र था, लेकिन आज के समय से भिन्न था, ये कहने का मतलब है। अब हम एक और देखते हैं, प्रतिष्ठित संप्रदाय में कल्याणवादी अर्थशास्त्र यानी कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स इन क्लासिकल स्कूल। ये तो भैया उससे भी आगे धीरे धीरे निकलते चले गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लालची हो गया था। इस समय तो आदमी बहुत लालची हो गया था, तो हम तो भैया यही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोग कहते थे ना, पैसा पैसा पैसा, बल पैसा, धन, सोना चांदी इतना सारा हो जाए, बस उसी को खाना है, उसी को जी के मरना है, ठीक। इकोनॉमिक मैन बना करके रख दिया था, ये आप कह सकते हैं। आर्थिक व्यक्ति केवल पैसे के बारे में सोचता है बस। खैर फिर भी थोड़ा नाम मात्र, लेश मात्र का तो वहाँ पर जगह थी, आप कह सकते हैं कल्याणवाद का, ठीक है। 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक आई जिसको बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशन। 1776, ये कभी कभी सन पूछ लेता है, या तो सन पूछ लेता है और स्मिथ का नाम दे देता है और पुस्तक का नाम पूछ लेता है, कई तरीके से पूछता है। प्रकाशन हुआ जिसमें उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना, साइंस ऑफ वेल्थ माना, यानी धन का विज्ञान, सब धन है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री धन के माध्यम से कल्याण में वृद्धि की बात करते थे। वो कहते थे कि भैया बहुत ज़्यादा पैसा कमाओ, उसके बाद क्या होगा? कल्याण होगा। लेकिन इनको ये नहीं मालूम था, दरअसल ये इसमें छुपी बात कही ही नहीं जा रही है कि जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगा उसी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसको फायदा नहीं होगा। ये चीज़ इसमें नहीं बताई गई है, बस फायदा होगा ये बता रहा, कल्याण होगा। अब कितने लोगों के पास धन था इतने लोगों के पास। ये जो छोटे पिद्दी लोग थे, 10 20 25 हज़ार या 2-3 लाख, और जनसंख्या जो कट मर रही थी वो इतनी विशाल थी, ठीक है, लाखों की। इनसे ज़बरदस्ती काम लिया जाता था, खूब काम करवाया जाता था, गरीब थे और ये पैसा इससे वसूलते थे, इन लोगों को ये पैसा देते रहते थे गरीब वाले लोग। ये ग से गरीब, ये अ से अमीर, ठीक है, सॉरी यहाँ पर लिखते हैं ग से गरीब और ये अ से अमीर, ठीक है। तो ये ग से अमीर खूब सारा काम करते थे बेचारे, और नहीं करते थे तो मार वार पड़ता था, पैसा नहीं मिलता था, भाई खाने के लिए पैसा चाहिए। तो इसीलिए तो क्रांतियाँ हुई भाई। क्यों हुई आप खुद सोचिए ना, कष्ट में आदमी जी रहा है और ठीक है, और अमीर होता जा रहा है, खूब पैसा होता रहा है, इसीलिए क्रांतियाँ हुई, चाहे वो रूस की हो, फ्रांस की हो, भारत में हो। भारत में तो इतनी विशाल विशाल क्रांतियाँ हुई, आप जानते हैं क्यों हुई? इसीलिए हुई, ठीक है। राष्ट्रवाद तो बाद में आया, पहले तो आप समझ नहीं, तरह कष्ट लोगों का हुआ भाई। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद देखिए, आर्थिक कल्याण के लिए एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर। अब डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर कभी हम चर्चा जरूर करेंगे। स्मॉल वीडियो भी बनाएंगे और लॉन्ग वीडियो भी बनाएंगे जब हम एक श्रम वाला चैप्टर आएगा, लेबर वाला, ठीक है, उसमें हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी समझ लीजिए श्रम विभाजन क्या होता है। मान लीजिए आपको एक माचिस बनानी है, ठीक है, तो माचिस, अब हमने क्या किया, माचिस का ऐसे होता है, आई थिंक ये मैचिस स्टिक्स का एक से बॉक्स होता है ना, मैं एम लिख दे रहा हूँ, माचिस, ठीक है, एम से मैचिस स्टिक्स, ठीक है। अब ये बनाना है आपको, तो क्या करेंगे, जो इसका कवर है कोई दूसरा व्यक्ति बनाएगा, मान लीजिए ए बनाएगा, ठीक है। इसमें जो स्टिक्स हैं, जो लंबी लंबी सी तीलियां होती हैं, वो बी व्यक्ति बनाएगा। अब तीलियों में जो अंदर लगा होता है ना, रेड रेड, ठीक है, केमिकल जैसा जो लगा होता है, उसको सी व्यक्ति बनाएगा, ठीक है। इसको डिलीवर करने डी व्यक्ति जाएगा। तो देखा मैंने, इसी काम को, इसी को बनाने से लेकर वितरण करने तक मैंने काम को डिवाइड कर दिया है। इसी को डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं, ठीक है। और पहले क्या होता था, एक ही परिवार का व्यक्ति सारे काम कर लिया करता था। इससे हुआ क्या, एकता में खंडन भी हुआ। एक पहले परिवार था, परिवार सारा काम कर लेता था, लेकिन जैसे ही डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, तो कोई इंजीनियर बन रहा है तो दूसरे देश भागा जा रहा है, कोई टीचर बन रहा है तो कहीं और भागा जा रहा है, या फिर कोई और भी बिजनेसमैन बन रहा है तो कहीं और जा रहा है, या ऐसे करके कोई और काम कर रहा है तो विदेश चला जा रहा है। तो क्या हुआ, इनकी एकता बाधित हो गई, कोई इस डायरेक्शन में चला गया, कोई यहाँ, ठीक है। तो ये भी गलत चीज़ हुआ इस डिवीजन ऑफ लेबर के आने से। वह अबद्ध व्यापार की नीति यानी लेजेस फेयर पॉलिसी का समर्थन किया कि भैया सरकार का नियंत्रण ना हो। और जब भैया सरकार का नियंत्रण नहीं होगा, प्राइवेट क्षेत्र ही आ जाएगा, तो वो तो शोषण करेगा ना। इस वजह से क्रांतियां बहुत भड़की, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे रूस की क्रांति हो, फ्रांस की हो, किसी भी देश की क्रांति हो, इस वजह से बहुत हुआ, क्योंकि पैसे के पीछे बहुत लोग भाग रहे थे। और जो पैसे लोग था ज़्यादातर, आज भी ऐसा है भारत में, देख लो भैया, गरीब आज भी मरता है। इतने लोगों के पास करोड़ खरबों अरबों रुपया है, और इतना विशाल जो जनसंख्या है, उसके बाद थोड़ी सी पैसा है, बेचारा उनके लिए काम करता है, मरता है, ठीक से
मतलब समझ रहे हैं ना, ठीक से सो भी नहीं पाता है या फिर खा पी नहीं पाता है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं, और फिर ये लोग जा करके नए नए फाउंडेशन बनाते हैं। ये फाउंडेशन, वो हम जानते हैं, नाम वैसे बताएंगे नहीं, ये फाउंडेशन बना दिया गरीबों के लिए, वो फाउंडेशन बना दिया, और हो क्या रहा है, 200 साल से फाउंडेशन बनाए जा रहे हैं गरीबों के लिए, कल्याण के लिए, ठीक है। संस्थाएं, कितना कल्याण हो गया आप हमें बता दो। आज भी हमें तो लग रहा है शायद गरीबी बढ़ गई है, और जो भुखमरी होती है ना वो बढ़ गई है। और तो ये सारी चीज़ें हैं, लाखों में हैं। तो थोड़ा समानता लाने का प्रयास भी सरकार का उद्देश्य है, करना चाहिए। खैर हमारा थोड़ा टॉपिक अलग हो जाएगा, हम किसी और दिन भड़ास ये सब निकालेंगे। तो ये था प्राचीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र में हमने दो स्कूल्स देखे। पहला कौन सा देखा, वणिकवाद में कल्याणवादी अर्थशास्त्र, और दूसरा देखा प्रतिष्ठित संप्रदाय में कल्याणवादी अर्थशास्त्र, ठीक है। वणिकवाद में आप जानते हैं सोना चांदी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, निर्यात बहुत किया गया, आयात को घटाया गया, बस पैसा पैसा पैसा, है ना, यही फोकस किया गया। उसके बाद वाले लोग उससे भी आगे निकल गए, जो कि प्रतिष्ठित संप्रदाय में कल्याणवादी अर्थशास्त्र था। एडम स्मिथ लोग आ जाते हैं, जेस मिल जैसे लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं लेजर्स फेयर थ्योरी अपनाओ, पॉलिसी अपनाओ, अबद्ध व्यापार, सरकार का कोई हाथ ना होना चाहिए, ठीक है। और प्राइवेट आए, प्राइवेट जब प्राइवेट आएगा तो लोगों की जान चूस लेगा, काम करवा करवा के अपने फायदे के लिए, ठीक है। श्रम विभाजन आ गया तो और भी दिक्कत हो गई। हालांकि अगर कंट्रोल हो तो दिक्कत नहीं है, श्रम विभाजन ठीक चीज़ है, अच्छी चीज़ है, उससे एकता भी बढ़ती है, ठीक है। कैसे, किसी और दिन बताएंगे हम आपको। तो ये थी सेकंड वीडियो। अब अगली वीडियो में हम जो 9 प्रतिष्ठित संप्रदाय में कल्याणवादी अर्थशास्त्र है, जिसमें मार्शल और पिगू ने बहुत बड़ा योगदान दिया, और यहाँ से एक नई शाखा बन गई, बहुत शाखा अलग अध्ययन किया जाने लगा, नए नए प्रिंसिपल्स इसमें बनाए जाने लगे, और हम लोग अध्ययन करते भी हैं, वो हम चर्चा करेंगे।